जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूज़ बॉक्सर पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था, इस पर हम आपसे हमेशा जुड़ेंगे और आपसे दिन भर की मुख्य जो घटनाएं घटित होती है देश विदेश और प्रदेश में, उन पर बातें करेंगे और कुछ ऐसे सामाजिक मुद्दों पर बातें करेंगे जो आज के वक्त में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे संसद पर हुए आतंकवादी हमले के 22वीं वर्षगांठ। इसके बाद में हम बात करेंगे 3 प्रदेशों के चुनावों के बाद बनने वाले मुख्यमंत्री और उनके शपथ कार्यक्रम की, और कुछ ऐसी ही आपके नॉलेजेबल बातों के साथ में हम आज आपसे जुड़ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं संसद पर हुए आतंकवादी हमले की वर्षगांठ की। तो आज से 22 साल पहले आज के दिन 13 दिसंबर 2001 को, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय एक आतंकवादी हमला हमारे संसद पर, हमारे लोकतंत्र के मंदिर पे हुआ था, लेकिन उसको लगभग निष्फल कर दिया था हमारे सुरक्षाकर्मी और हमारे जो पुलिस भाई है उन्होंने। लेकिन इसमें कुछ हमारे सुरक्षाकर्मी भाई शहीद हुए थे। आज हम उनको और उनकी बहादुरी को नमन करते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन उसके बाद में ऐसा कभी नहीं हुआ कि संसद पर इस तरह की कोई घटना घटित हुई हो। और इसी दौरान नए युग में अभी गणेश चतुर्थी पर आप सभी जानते हो कि पुरानी संसद भवन से हमारा जो पूरा सदन है, जिसमें दोनों सदन और राष्ट्रपति भवन, उनके अलावा जो हमारे दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों को नए संसद में शिफ्ट कर दिया गया है। और नई संसद में आज 22वीं वर्षगांठ उस आतंकवादी हमले की मनाई जा रही है। और उस दौरान ये देखा गया कि कुछ 2-4 लोग जो है वो संसद में, लोकसभा जो भवन है हमारा संसद का, जो लोकसभा वाला सदन है, उसमें 2-4 लोग जो है वो दर्शक दीर्घा वहाँ बनाई हुई है, पास लेकर के कोई भी पास बना करके, कोई भी मतलब किसी जानकार सांसद या वहाँ के कर्मचारी के नाम से पास बनता है, उस पास के द्वारा आप दर्शक दीर्घा में बैठ के वहाँ की कार्रवाई देख सकते हो। ऐसी व्यवस्था नई संसद में है। और उस का फ़ायदा उठा करके कुछ लोगों ने गलत तरीके से दर्शक दीर्घा में प्रवेश किया और वहाँ से लोकसभा का जो मेन कार्रवाई हॉल है उसमें जंप कर गए, और कुछ धुआं जैसा उनकी जूतों में था वो पूरे संसद में हो गया। लेकिन हमारे सांसदों की चतुराई से कह दो या उनकी बहादुरी से कह दो, उन्होंने उनको तुरंत पकड़ लिया और जो सुरक्षाकर्मियों के हवाले उनको कर दिया। आगे की कार्रवाई खैर होगी उन पे, लेकिन ये सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। ये छोटा मोटी चूक नहीं कह सकते। अगर कोई रैली हो रही हो किसी नेता की और उसमें कोई दर्शक चला जाए तो भी अगर एक चूक होती है तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी चूक है। लेकिन संसद भवन के अंदर इस तरह से प्रवेश कर जाना, और वो भी लोकसभा सदन के अंदर जहाँ पे हमारे गणमान्य संसद सदस्य बैठे हुए हैं, तो ये वास्तव में सिक्योरिटी ब्रेक का बहुत बड़ा इशू है। और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और भविष्य में ऐसा कभी दोबारा ना हो सके, इसका हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो इस तरह का आवश्यक कदम अवश्य उठाएगी। और जो भी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है, भले वो अधिकारी है या कोई नेतागण है, उसको भी इसकी सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे तो संसद, जिसे हम हमारे लोकतंत्र का मंदिर बोलते हैं, उस पर कोई भी आकर के किसी भी तरह से, हमारी कई संस्थाएं हैं जहाँ पर कोई भी आकर के किसी भी तरह से सिक्योरिटी को ब्रेक करके अटैक कर सकता है। तो ये वास्तव में बहुत बड़ा मुद्दा है और इसकी ओर सरकार को निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए, और जिसकी भी गलती है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अब हम बात करते हैं जो फिलहाल हालिया में जो विधानसभा के चुनाव के निर्णय आए हैं उनके बारे में। तो जो भी परिणाम आए हैं उन परिणाम में हमने देखा कि 3 जो राज्य हैं उनमें भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बना रही है, और
तेलंगाना में पहले ही कांग्रेस के जो रेड्डी साहब है, रेवंत रेड्डी, वो सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। और अब राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़, इन तीनों स्टेट में भी सीएम पद की घोषणा हो चुकी है। आज मध्य प्रदेश में मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव, जो कि काफ़ी शिक्षित है, काफ़ी पढ़े लिखे हुए अनुभवी व्यक्ति है, मोदी जी के पिटारे में क्या क्या निकलता है कोई कुछ नहीं जानता। यानी कि तीनों ही स्टेट में सीएम कौन होगा, ना तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया का उनके सूत्र समीकरण सब फेल हो गए। और इस तरह से कोई व्यक्ति आकर के अचानक मुख्यमंत्री का नाम सुनने को मिलेगा लोगों को, सबके लिए ये अचंभे की बात है। लेकिन मैं इसे बहुत अच्छी शुरुआत मानता हूँ, और मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा तो आप भी इस चीज़ से एग्री होगे। मुख्य रूप से मीडिया जिसको हीरो बना देता है या मीडिया जिसको बड़ा नेता बना देता है, आम जनता तो बाद में बनाती, मीडिया उसे पहले बड़ा नेता बना देती है। और ऐसे बड़े नेता जब जनता में उतरते हैं तो हारते भी हैं। ऐसे हमने कई उदाहरण इन्हीं विधानसभा चुनाव में देखे हैं, जहाँ पर मीडिया में वो मंत्री अपने आप में बहुत बड़े हैं, लेकिन जनता के कार्य नहीं करने की वजह से ऐसे कई मंत्री जो अपने चुनाव हारे हैं, ये हमने देखा है। यहाँ तक कि तेलंगाना के सीएम साहब भी अपना चुनाव जो है वो हारे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई मंत्री बड़ा है या कोई व्यक्ति बड़ा है, नहीं, उसके कार्य बड़ा है, उसका संघर्ष बड़ा है। संघर्ष और मेहनत, इन तथ्यों में ये लागू होता है कि संघर्ष और मेहनत इतनी करो कि समय खुद आपके लिए बदल जाए। आपको बदलने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी मेहनत सटीक करते हो और दिल से करते हो, और राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अगर आप लोगों की सेवा के लिए आए हो और मन से सेवा करोगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को वो सेवा का मौका जरूर मिलेगा जिसकी आप कामना करते हो, या उससे भी ज़्यादा मिलेगा। और ऐसा आज हुआ है। एक बड़ा नेता कब होता है? जब वो आम जनता से जुड़ा हो। हाँ, मीडिया जिसे बड़ा बना दे वो कभी बड़ा नहीं होता। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हाँ, जब हम आम लोग जब बैठते हैं, कभी कोई नेता भ्रष्टाचार करता है या कोई नेता है, अगला भी कोई पद उसी के परिवार के किसी सदस्य को मिलता है, जैसे कोई फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए अभी मायावती बीएसपी सुप्रीमो है, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी, अरे ये उत्तराधिकारी शब्द हम मूवी में देखते हैं या इतिहास में पढ़ते हैं कि उस राजा का उत्तराधिकारी वो होगा, उसका बेटा होगा, उसका उत्तराधिकारी अगर उसके बेटा नहीं है तो वो अपने भाई के लड़के को लेकर के अपना बेटा बनाएगा, दत्तक पुत्र, और उसको उत्तराधिकारी बनाएगा। अरे ये उत्तराधिकारी जो शब्द है ये चलते थे राजा महाराजाओं के टाइम पे। ये लोकतंत्र है, यहाँ पर योग्य व्यक्ति को आना आगे जरूरी है। लोकतंत्र का अर्थ ही योग्यता से संबंधित है डायरेक्टली। अदरवाइज तो एक सामान्य आदमी जो कुछ बनना चाहता है किसी भी क्षेत्र में, वो उसको आगे आने ही नहीं देगा। और आज मैं ये भले ही कुछ लोगों की ये बात चुभे, लेकिन ये हकीकत है और मैं इसको सही मानता हूँ। वो इस तरह से कि आप सोचिए कि अगर एक बड़ा मंत्री ही या बड़ा नेता ही अगर अगला मुख्यमंत्री बने, फिर उसके बाद में उसका बेटा या उसके जैसा ही बड़ा मंत्री बने, तो जो नीचे से ग्राउंड से बिल्कुल उठ कर के आए वो व्यक्ति वहाँ तक कब पहुँचेगा? क्या उसको उसकी मेहनत का, उसकी योग्यता का फल कभी नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए। और ये तीनों ही निर्णय मोदी जी के, और ये निर्णय क्यों ले पाए मोदी जी? क्योंकि वो खुद ऐसी पृष्ठभूमि से आए। उनका कोई राजनीतिक परिवार नहीं है, कोई बड़ा धनाढ्य परिवार नहीं है। संघर्ष करके वो आज प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे। कोई उनसे कितना ही कटु रहे, कोई कितनी ही उनकी आलोचना करे, लेकिन उन्होंने जो इतिहास रच दिया वो आने वाले समय में एक महान इतिहास के रूप में पढ़ा जाएगा। और उनके किए गए कार्य, और कोई व्यक्ति कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है। हम पढ़ते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो इब्राहिम लिंकन थे, वो भी बिल्कुल एक गरीबी परिवार से आकर के संघर्ष करके अमेरिका के राष्ट्रपति के पद तक पहुँचे थे। और वैसा ही संघर्ष मैं मानता हूँ कि मोदी जी ने किया है। आज क्योंकि वो इतने बड़े पद पर है, इतनी शोहरत उनके पास है, तो यूँ देख के लगता है कि नहीं, इन्होंने क्या संघर्ष किया होगा। लेकिन वास्तव में यहाँ जब आदमी सफल हो जाता है, अपने मुकाम पे पहुँच जाता है, तो उसकी की हुई मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती। ये जो सफलताएं मिलती है वो एक दिन में नहीं मिलती, बहुत लंबा समय बिताने के बाद, दिन रात सब
भूल करके अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करने वालों को ही ये मुकाम हासिल होता है। और वो इस ऐसे सफ़र को तय करके प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे, इसीलिए उन्होंने ऐसे लोगों को पहचाना। और वास्तव में जो संघर्षशील व्यक्ति थे और जो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, जिनका नाम कभी किसी ने सुना नहीं हो कि ये व्यक्ति कहाँ से आ गया अचानक, तो ये होना चाहिए। क्योंकि हम कहते हैं ना कि अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति जिस दिन उस कुर्सी तक पहुंच जाएगा, भले वो प्रधानमंत्री की हो, मंत्री की हो या मुख्यमंत्री की हो, उस कुर्सी तक पहुंचेगा, उस दिन असली लोकतंत्र आएगा। और आज ऐसी ही एक शुरुआत मान सकते हैं हम, लेकिन हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से जो कर्मठ कार्य करता है, जो योग्य है, जिसके पास योग्यता है काम करने की, अगर उसको मौका दिया जाए तो वो अपने आप को प्रूफ कर सकता है। और ये हमने देखा है, खुद नरेंद्र मोदी में हमने देखा है, योगी जी में हमने देखा है, मोहनलाल खट्टर जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री है उनमें देखा है। इसी तरह से और भी कई उदाहरण हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन जो पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, जिनका परिवार ऑलरेडी राजनीति में लंबे समय तक रहा है, वो उस राजनीति को अपना अधिकार समझ बैठते हैं और फिर जनता ऐसे लोगों को हटा दे, और हटाती है तब वो लोग आगे आते हैं जिनमें योग्यता है। और आज चूँकि ऐसे व्यक्तियों को मौका मिला है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये लोग अपने आप को प्रूव करें। और उन सभी जो बातें हो रही है कि ये क्या उस काम को कर पाएंगे, तो उसको काम के द्वारा, अपने काम के द्वारा उन लोगों को जवाब देना है, इन सभी मंत्रियों को जो भी अभी नए बने हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन तीनों ही राज्यों के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो अपने अपने स्टेट को भ्रष्टाचार रहित सरकार देंगे और विकास करेंगे, और आम जनता को जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनका जो वास्तविक अधिकार है वो मिले, युवाओं को रोजगार मिले। और ये जो सबसे बड़ा मुद्दा, जो युवाओं के पेपर आउट होते हैं बार बार, उन पर भी ये अपना ऐसा निर्णय ले और ऐसी प्रक्रिया अपनाए कि कोई भी एग्ज़ाम में कोई पेपर आउट ना हो और योग्य व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार उसका पद मिले। तो ऐसी उम्मीद हम तीनों ही स्टेट, ये ऐसा नहीं कि राजस्थान में ही पेपर आउट होने की प्रॉब्लम है, ये हर स्टेट की प्रॉब्लम है। और जो पेपर माफिया वो हर जगह है, और वो उन्होंने लगभग हर स्टेट में ऐसा किया है। ऐसा नहीं कि एक स्टेट में किया है, एमपी में भी पेपर आउट हुए हैं, यूपी में भी हुए हैं, हरियाणा में भी हुए हैं, हर जगह हुए। तो हम चाहते हैं कि ऐसा कोई एक सिस्टम बनाए सरकार, कि किस तरह से एक कमेटी बना करके एक पूरा सिस्टम डिज़ाइन किया जाए, जिससे कि ये जो पेपर आउट होने वाला है या ओएमआर आउट होने वाली स्थिति है, इसको डिले किया जाए, इसको हटाया जाए, पूर्णतः नष्ट किया जाए, और पेपर पूरी पारदर्शिता के साथ हो और योग्य व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार पद प्राप्त हो। अब हम बात करते हैं कि ये जो अभी चुनाव हुए हैं, इनमें हर व्यक्ति अपने हिसाब से, अपने चश्मे से देख रहा है। देखिए, अभी मैंने इन चुनावों में और काफ़ी लंबे समय से मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, वो है जातिवाद। देखिए, मैं जाति के खिलाफ नहीं हूँ, किसी भी तरह से नहीं, किसी भी जाति के खिलाफ नहीं हूँ, किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। मेरे लिए इंसान पहले है, उसके बाद में व्यक्ति की जात धर्म बाद में देखता हूँ मैं। और हर व्यक्ति के लिए ये होना चाहिए, इंसान पहले, वो सबसे पहले इंसान है, उसके बाद जाति धर्म ये सब है। लेकिन पिछले काफ़ी समय से ये देखा जा रहा है कि जातिवाद का जहर इतना ज़्यादा हो चुका है, सोशल मीडिया को ओपन करो तो आप मतलब कुछ लोग किसी जात को लेकर के क्या लिख रहे हैं, कुछ क्या कर रहा है, कोई अपनी जाति को लेकर के कमेंट कर रहा है, कोई दूसरे को नीचा दिखा रहा है, कोई अपने आप को सुपीरियर दिखा रहा है। किस तरह से, अगर इस तरह से, अगर हर जात के लोग अगर इस तरह से कुठाराघात से अपने आप को ही अगर कटु कर लेंगे, क्या आपके दोस्त किसी दूसरी जाति के नहीं हैं? क्या आपके जो कलीग है, जिसके साथ आप नौकरी करते हो, क्या वो दूसरी जाति के नहीं है? क्या सारे इस धरती पे सारे लोग आप ही की जाति के हो जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा? पॉसिबल नहीं है। ये जातियाँ इंसान ने बनाई है, ऊपर वाले ने नहीं बनाई है। इंसान सबसे पहले है, ये जातियाँ इंसान ने बनाई है। और अपनी वर्ण व्यवस्था अब की किस तरह से क्यों बनाई है, लेकिन जातीय भेद जो है वो मिटना चाहिए।
कोई किसी तरह से किसी से नफरत ना करे। कोई भी धर्म, कोई भी जाति किसी से नफरत करना या किसी से घृणा करना कभी नहीं सिखाती। क्षत्रिय, जाट, गुज्जर, मीणा, माली, कुमावत, जो भी है XYZ, ये अपनी जात का इतिहास पढ़े, अपने कुल का इतिहास पढ़े, फिर ये देखे कि क्या हमारे कुल के जो लोग थे उन्होंने कभी अपने लोगों को प्राथमिकता देकर अन्य लोगों का दमन किया था? कभी नहीं मिलेगा आपको। क्षत्रिय, जाट, मीणा, असली पुरुषार्थ और असली जाति वो है जो दूसरों के लिए हमेशा सहानुभूति रखे, सहयोग का भाव रखे और एक दूसरे के कार्य में सहयोग करे और हमेशा प्यार मोहब्बत की बातें करे। नफरत, ये जातिवाद के साथ साथ नफरत का जो जहर घुल रहा है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो मैं, मेरे जितने भी दर्शक हैं, व्यूवर्स हैं, उन सब से मैं यही निवेदन करूँगा कि प्लीज़ इंसान सबको समझे। जातिवाद का ये जहर, और ये मेरी जात का नेता है, मेरी जात के नेता को ये बना दिया, तुम्हारी जात के नेता को नहीं बनाया, तुम्हारी जात के नेता को बना दिया, मेरी जात के नेता को नहीं बनाया, ये कोई किसी को नहीं। किसी न किसी जाति का तो कुछ ना कुछ बनेगा, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक जाति होती है, उसका एक अपना धर्म होता है। तो जब व्यक्ति किसी न किसी पद पे सुशोभित होगा तो निश्चित रूप से वो किसी जाति का होगा, लेकिन उसको लेकर के आप उससे रिलेशन निकालने लग जाओ और ये कहो कि अब तो हमारा राज आ गया। अरे ये किस सोच में डूबे हो आप? जब आप कोई क्राइम करोगे, जब कोई गुनाह करोगे, तो आपके पीछे कोई नहीं खड़ा होगा, आपको सज़ा मिलेगी। इसलिए कोई भी क्राइम करता है कोई भी व्यक्ति, तो वो किसी भी जात विशेष का है, तो उसके पीछे या उसको अपना हीरो बनाने का प्रयास कभी ना करे। सही के साथ सही रहे, गलत के साथ गलत रहे। यदि कोई व्यक्ति किसी जाति विशेष से आता है और वो गलत काम करता है, तो उसके पीछे खड़ा होने का कभी भी प्रयास ना करे, उसको अपना हीरो बनाने का कभी प्रयास ना करे। अगर ऐसा करोगे तो समाज में अराजकता आएगी, समाज जो है वो बुराइयों की तरफ जाएगा। अगर किसी ने गुनाह किया है तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी। अगर कोई अच्छा काम करता है तो तुरंत हम उससे रिलेशन निकाल लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कलेक्टर बन गया, SP बन गया, तो मैं देखता हूँ कि कई लोग बहुत सारे पोस्ट लगाते हैं, भले वो उसको जाने या ना जाने कि वो कौन है, कोई नहीं है, कौन है, कहाँ था, कैसा था, नहीं, उससे तुरंत रिलेशन निकाल लेंगे और दिखाने लग जाएंगे ये फलाना फलाना मेरा ये है, ये फलाना फलाना ये मेरा। अरे ऐसा नहीं होता भाई। आप अपने परिवार में अपने ऊपर आए हुए संकट के लिए आपको ही लड़ना पड़ेगा। आपके जीवन में अगर कोई समस्या आएगी तो उससे आपको ही लड़ना पड़ेगा। अगर आपके परिवार में कोई समस्या है तो आपको ही सोल्व करना पड़ेगा। हाँ, कोई आपकी हेल्प थोड़ी बहुत कर देगा, वो एक अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उस समस्या को अपनी समझ करके हल करेगा। नहीं, वो समस्या आपकी अपनी होगी और आपको ही लड़ना होगा। इसलिए आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि इस तरह के जातिवाद से हम दूर रहे। तो आज के लिए इतना ही। तो आज हमने देखा कि ये जो चीज़ें हैं चुनाव से संबंधित, अब चुनाव खत्म हो गए, अब फिर 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में फिर ये जिन जातिवाद का निकल के आएगा। लेकिन मैं आप सबसे फिर निवेदन करता हूँ कि जातिवाद धर्म में ना पड़े, अच्छे पढ़े लिखे इंसान को चुने और देश और समाज में शांति और समृद्धि और विकास स्थापित करें। धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।